हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग इस वीडियो में लूसेंट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, कहीं वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। देखिए, मैं कराने वाला हूँ दाब यानी प्रेशर। किसको बोलते हैं? दाब को प्रेशर को बोलते हैं। देखिए, दाब प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल के दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दाब P इजकल टू एफ बाई ए, पृष्ठ के लंबवत बल बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका है दाब का SI मात्रक न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है, जिससे पास्कल PA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PA भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। कौन राशि पूछेगा? अदिश राशि है। और नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे काल्म के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे काल्म के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इजकल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में। ये सब फार्मूला है, ये सब आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक के बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण पहला, पहाड़ों पर खाना बनाने की कठिनाई होती है। सेकंड है वायुयानों के बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है यानी घिस जाता है। वायुमंडलीय दाब के बैरोमीटर से मापा जाता है। किसे बैरोमीटर से मापा जाता है? इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? मौसम के अनुमान भी लगाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर फेवरेट, बैरोमीटर का पठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी के आने की संभावना रहता है। क्या माने? एकाएक ऐसे होता है, अगर नीचे के ऊपर डाउन होता है तो आंधी आने की संभावना रहता है। और यहाँ पर देखिए, इसका सेकंड पॉइंट है, बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे यानी देखिए धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। क्या होती है? यानी कि नीचे 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 गिरता है, एरो देखिए नीचे है तो संभावना है पानी का। अब देखिए थर्ड पॉइंट है इसका, बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहना संभव होती है। क्या होती है? ऊपर की ओर जब चढ़ने लगता है दिन साफ होते जाता है। ऐसे ऐसे एरो रहता है उस पर और दिन साफ साफ। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्रव में दाब। प्रेशर इन लिक्विड को बोला जाता है हिंदी में द्रव में दाब। तो देखिए पढ़ेंगे फ्रेंड हम लोग, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h यानी हाइट, द्रव के घनत्व d डिस्टेंस तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात प्रेशर दाब इजकल टू H इंटू डी इंटू जी। ये फार्मूला है, इसको आपको याद रख कर जाना है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात, द्रवों में दाब के नियम। देखिए कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। 1 2 3 4। देखिए इसको मैं पहला पॉइंट करता हूँ। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। और सेकंड नंबर पॉइंट है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। और थर्ड पॉइंट है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट नंबर पॉइंट है 4 नंबर, किसी बिंदु के द्रव के दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने
होने पर दाब भी अधिक होता है। और यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड, द्रव दाब संबंधी यानी पास्कल के नियम, द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम है। देखिए मैं इसको भी अभी पढ़ूंगा, आप लोग पढ़िएगा। देखिए पास्कल के नियम के प्रथम कथन, ये प्रथम कथन है इसका। देखिए यदि गुरुत्वीय प्रभाव के नगण्य माना जाए तो संतुलन संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। और सेकंड पॉइंट है पास्कल के नियम के द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं के समान परिमाण से संचारित कर दिया जाता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है इसका, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि, द्रव के दाब उस पर, देखिए यह कैसे लगता है, उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं रहता है जिसमें द्रव रखा जाता है। देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफोर्ट ऑफ प्रेशर, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इसको मैं अभी पढ़ूंगा। गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, क्या होता है, आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम घी आदि। सेकंड है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ, यानी कि रख देने पर पिघल जाएगा। क्वथनांक पर प्रभाव, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे फॉलोवन, क्या पढ़ेंगे, फॉलोवन। देखिए उत्प्लावक बल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बायोंट फोर्स। देखिए इसका काम क्या है, द्रव के वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्रेक्षक या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिससे उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। कौन किया था, आर्किमिडीज ने। और देखिए सेकंड पॉइंट है इसका, उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड का आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल मान ठोस वस्तु का प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। क्या पर नहीं करता है, वस्तु या भार पर उसका निर्भर नहीं करता है। और देखिए यहाँ पर है फ्रेंड आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार के बराबर होती है। अगला है पॉइंट फॉलोवन का नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। सेकंड पॉइंट है ठोस की गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्यों के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे, यानी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई मात्र किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यूब में होता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। और देखिए अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं। देखिए अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व इसका। देखिए नोट में है इसका फ्रेंड, नोट, जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। कितना पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। देखिए फ्रेंड मैं इसको भी पढ़ूंगा, इसको अभी कराऊंगा मैं, तो आप लोग धैर्य रखिएगा फ्रेंड। देखिए
अपेक्षित घनत्व का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता? मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। क्या होता है? मान समान होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और देखिए फ्रेंड, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। और इसका अगला है, जब बर्फ समुद्र के पानी तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। कितना? 1/10। और किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ पर तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है। क्या नहीं है? बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। दूध का शुद्धता दूध मापी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्या से मापी जाती है? देखिए फ्रेंड, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। देखिए, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और मित केंद्र यानी मेटा सेंटर, इसको बोला जाता है मेटा सेंटर को मित केंद्र, याद रखिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र के उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली उद्रव रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक उद्रव रेखा को काटती है, उसे मित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मेटा सेंटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मित्र केंद्र। और देखिए, तैरने वाली वस्तु का स्थायी संतुलन के लिए शर्तें, यहाँ पर देखिए 2 शर्तें रखें। कौन कौन है? फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और सेकंड नंबर पॉइंट है फ्रेंड, सेकंड नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्यों के गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों के एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर में रेखा होना चाहिए। तो चलिए, हमें वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और मैं वीडियो यहीं पर एंड कर देता हूँ फ्रेंड।